हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। आप सभी लोगों को न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं दिसंबर 2023 साइकिल के लिए। 30 सितंबर से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं एंड 28 अक्टूबर को यानी कि 28 अक्टूबर तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। तो 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक का आपको टाइम दिया गया है। आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो यूजीसी नेट दिसंबर वाली साइकिल के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में हम लोग 7 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 110 के अप्रोक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे। एक एक क्वेश्चन को हमने ऐसे प्रैक्टिस किया था कि उसके आसपास की भी सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया था। तो वो क्लासेस अगर आप लोगों ने मिस कर दी हैं तो उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ये आज की 8th क्लास है और इस क्लास में हम लोग 3 मार्च 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, उसका पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो लास्ट क्लास में हमने मेटाकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। मेटाकॉग्निशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके पेपर 1, पेपर 2 एजुकेशन, या फिर आप सेट की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, मेटाकॉग्निशन से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेटाकॉग्निशन डिस्कस किया था। पहले हम मेटाकॉग्निशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने मेटाकॉग्निशन वाली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर से देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेटाकॉग्निशन से रिलेटेड पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद हम आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी। तो जो क्वेश्चन 1 है वो क्या कहता है, देखो, मेटाकॉग्निशन कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स। यहाँ पर पूछा गया है कि मेटाकॉग्निशन में निम्नलिखित में से कौन से कौशल शामिल होंगे। फर्स्ट इज़ प्लानिंग, सेकंड इज़ डेवलपिंग, थर्ड इज़ मॉनिटरिंग, डी है कोस्टिंग एंड ई है इवैल्यूएशन। तो अगर आप लोगों ने मेटाकॉग्निशन वाली क्लास देखी है, मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत छोटी सी क्लास है, उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई थी कि मेटाकॉग्निशन जो है एक साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले करते हैं प्लानिंग। हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम अपने माइंड में सोचते हैं। मेटाकॉग्निशन का मैंने आपको मतलब बताया था, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। हमारी खुद की सोच के बारे में जो सोच होती है, हमारे आइडियाज़, विचार, हम जो भी सोचते हैं, जैसे सोचते हैं, अपनी लर्निंग किस तरीके से करते हैं, यानी कि खुद के थॉट प्रोसेस पर जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं, उसको हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन। तो मेटाकॉग्निशन में सबसे पहले आता है प्लानिंग। सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो, जैसे कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए आप प्लानिंग करोगे, मुझे कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब। उसके बाद जब आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो उसके बाद फिर आप करते हो मॉनिटरिंग, कि आपने जो भी पढ़ा उसको ठीक से समझा या नहीं। मॉनिटरिंग के लिए आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपने क्या किया, मॉनिटरिंग की, कि मैंने जो भी पढ़ा वो मेरा अच्छे से सफल हुआ या नहीं, उसकी आप मॉनिटरिंग करते हो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो आप। उसके बाद आप अपना स्कोर इवैल्यूएट करते हो, आप देखते हो कि क्या मेरा स्कोर ठीक आया, क्या मैंने जो पढ़ा था वो मेरे ठीक से समझ आया या नहीं। अगर आप खुद को जब इवैल्यूएट करते हो, अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हो, अगर उसमें कोई कमी रहती है तो आप दोबारा से प्लानिंग करते हो, फिर दोबारा से मॉनिटरिंग करते हो एंड देन इवैल्यूएट करते हो। तो ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हुई, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ACE कहाँ पर लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है ACE, इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2। और ये आपके 26 दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिगार्डिंग मेटाकॉग्निशन विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और यहाँ पूछा गया है कि मेटाकॉग्निशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है मेटाकॉग्निशन इज़ थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग। और यही चीज़ हमने समझी थी कि मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है कि थिंकिंग के बारे में थिंक करना। मेटाकॉग्निशन किसी की सोच के बारे में सोचना है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है मेटाकॉग्निशन रिफर्स टू द प्रोसेसेस यूज्ड टू प्लान, मॉनिटर एंड असेस अदर्स अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस। क्या हमने ये पढ़ा था मेटाकॉग्निशन में कि इसमें हम प्लान करते हैं, मॉनिटर करते हैं, एसेस करते हैं, किसको, दूसरों के अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस को। अभी मैं नहीं बता रही आंसर आपको, आप लोग खुद सोचिए क्या होगा इसका आंसर। थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो है मेटाकॉग्निशन इंक्लूड्स अ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वंस थिंकिंग एंड लर्निंग। मेटाकॉग्निशन किस चीज़ को इंक्लूड करता है, क्रिटिकल अवेयरनेस, किसकी, वंस थिंकिंग एंड लर्निंग। मेटाकॉग्निशन में किसी की सोच और सीखने के बारे में महत्वपूर्ण जागरूकता शामिल है। ये चीज़ भी मैंने आपको समझाई थी।
फोर्थ स्टेटमेंट कहता है मेटाकॉग्निशन रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एक्सटर्नलाइज मेंटल इवेंट्स, यानी मेटाकॉग्निशन के लिए छात्रों को मानसिक घटनाओं को बाहरी रूप से देखने की आवश्यकता होती है। रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एक्सटर्नलाइज मेंटल इवेंट्स। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो मैंने आपको समझाया था मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है अपनी थिंकिंग के बारे में थिंक करना, ठीक है, थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग, ना कि थिंकिंग अबाउट अदर्स थिंकिंग। और यहाँ पर क्या लिख रहा है कि हम दूसरों की अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस को एसेस करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और मेटाकॉग्निशन तो हमारी खुद की थिंकिंग की बात करता है, दूसरों की थिंकिंग को तो हम नहीं देखते हैं, उनके दूसरों की थिंकिंग के बारे में हम नहीं सोचते हैं मेटाकॉग्निशन में, बल्कि खुद की थिंकिंग के बारे में सोचते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो ये अदर्स लिखा हुआ था, सिर्फ यही था जो आपको पकड़ना था, अदर्स अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर अगर वंस ओन लिखा हुआ होता तो ये सही स्टेटमेंट होता, लेकिन जब यहाँ पर अदर्स लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज हम दूसरों की थिंकिंग के बारे में थिंक नहीं करते हैं, बल्कि खुद की थिंकिंग के बारे में क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, थिंक करते हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा सही आंसर, और ये आपका 3 दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, व्हाट आर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मेटाकॉग्निशन। अब इनमें से कौन कौन से मेटाकॉग्निशन के फीचर्स होंगे। सबसे फर्स्ट इज इवैल्यूएशन, सेकंड इज मॉनिटरिंग, थर्ड इज रेगुलेशन एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो देखो, हमने इसमें क्या देखा था, प्लान, मॉनिटर और इवैल्यूएट, 3 चीज़ें हमने इसमें देखी थी, प्लान, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट, और उसके साथ साथ रेगुलेशन। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने मेटाकॉग्निशन वाली क्लासेस देखी हैं तो उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, किस तरीके से हम इवैल्यूएट करते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं, और रेगुलेट, एक होती है रेगुलेट नॉलेज और एक होती है मेटाकॉग्निशन नॉलेज, एक होता है मेटाकॉग्निशन रेगुलेशन, एक होता है मेटाकॉग्निशन एक्सपीरियंस। इन तीनों की हमने बात की थी, तो वहाँ पर रेगुलेशन भी आ जाएगा। इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग हमने लास्ट क्वेश्चन में ही समझा। तो ये तीनों ही आंसर इसके सही हो जाएंगे और ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी कंपोनेंट्स ऑफ मेटाकॉग्निशन। देखो, जो मैंने चीज़ अभी आपको बताई ना, अगर आपने मेरे ध्यान से मेरी बात को सुना है तो मैंने आपको अभी बताया 3 कंपोनेंट होते हैं मेटाकॉग्निशन में। कंपोनेंट्स कह सकते हो आप, डायमेंशन कह सकते हो। कौन कौन से होते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था। सबसे पहला होता है मेटाकॉग्निशन नॉलेज, सेकेंड होता है मेटाकॉग्निशन रेगुलेशन, और एक हमने डिस्कस किया था मेटाकॉग्निशन एक्सपीरियंस। अब इनका मतलब क्या होता है वो आप उस क्लास को देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मेटाकॉग्निशन कंट्रोल की कोई बात नहीं की थी हमने, तो ए बी डी जहाँ पर लिखा हुआ है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का इस सीरीज़ का, वो क्या कहता है, यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ समवे। समवे की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, SAMVAY। फर्स्ट ऑप्शन है स्किल अचीवमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल असेसमेंट ऑफ यंग, सेकंड है स्टेट अथॉरिटी मिनिस्ट्री फॉर वेटरिनरी अचीवमेंट ऑफ यूथ, थर्ड कहता है स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ, और फोर्थ ऑप्शन हमारा कहता है स्टेट एनालिसिस मेंटेनेंस ऑफ वेरियस एनालिसिस ऑफ यंग। तो ये आपको याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे प्रज्ञता है, निष्ठा है, उत्साह है और ये समवे है, इस तरह की चीज़ों की आपको फुल फॉर्म पता होनी बहुत ही ज़रूरी है। समवे की फुल फॉर्म होती है स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब समवे के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। स्मृति ईरानी के द्वारा 11 नवंबर 2014 में अनाउंस किया गया था समवे, ये भी आप लोग याद रखना, 11 नवंबर 2014 में स्मृति ईरानी के द्वारा। आगे देखते हैं, हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन कहता है स्टेटमेंट 1, एज पर NEP 2020 नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, यानी NCIVE। NEP 2020 के अनुसार जो हमारा NRF होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा किसको, NCIVE को, यानी नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। क्या ये सही बात है? NEP 20 बात तो ज़रूर करता है NCIVE की, लेकिन अभी समझेंगे, अभी आप खुद सोचिए आंसर सही होगा या नहीं। स्टेटमेंट 2 कहता है एज पर NEP 2020
मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फॉर होलिस्टिक एंड मल्टी एजुकेशन एट पर विद IITs, IIMs कॉल्ड मैरूज, यानी कि मैरू की फुल फॉर्म भी आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ विल बी सेटअप टू अटेन द हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड इन क्वालिटी एजुकेशन। आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि क्या हिंदी का जो है वो बड़ा हो सकता है, तो देखो ये इस स्लाइड पर बस इतना ही आ सकता है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना बड़ा हो सकता है इतना बड़ा कर सकूँ, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। इंग्लिश और हिंदी मैं दोनों को एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ, बट जितना हो सकता है बट इतना ही मैं कर सकती हूँ। ओके, तो लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन होगा मैं आगे से कोशिश करूँगी कि उसके लिए 2 स्लाइड पर अलग अलग उसको आपको दिखा सकूँ। ओके, तो अब इसको समझते हैं। तो देखो जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बात कह रहा है कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो NRF है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा NCIVE को। बात तो सही है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है NRF ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा, बल्कि इसकी जगह क्या करेगा MHRD, जिसका दूसरा नाम क्या है पता होना चाहिए आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा NCIVE को, ना कि NRF। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 कहता है एज पर NEP 2020 जो मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो उसको होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए जैसे कि IIT, IIM या फिर मैरूज सेट किए जाएंगे वो, ताकि हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन का अटेन किया जा सके। ये बात बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 हो जाएगा इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 हो जाएगा करेक्ट। कहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, 4th ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसीलिए हमारा यहाँ पर 4th ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज पर NEP 2020 MHRD विल कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। देखो PYQ प्रैक्टिस करते हुए कॉपी पेन हमेशा लेकर बैठा कीजिए आप लोग। जैसे ही आपके सामने कुछ नया आता है वीडियो को पॉज कीजिए और उस चीज़ को नोट कीजिए अपने पास। ऊपर हेडिंग डाल दीजिए कि PYQ प्रैक्टिस, और उसके नीचे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के दौरान, उनको आप नोट करते जाइए। कोई क्वेश्चन ऐसा दिखता है जो आपका बार बार गलत हो रहा है, उसको भी नोट कीजिए, एक अलग से डायरी बना लीजिए। इस तरीके से अगर आप करोगे तो 1 महीने के अंदर आपके पास बहुत अच्छे नोट्स कलेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के थ्रू। इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है कि MHRD कॉन्स्टिट्यूट करेगा NCIVE को, ना कि NRF। आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंपीरियल लाइब्रेरी विच ही वांटेड टू सी एज अ फ्यूचर बॉडलियन लाइब्रेरी और अ ब्रिटिश म्यूजियम फॉर द ऑफ द ईस्ट। यानी निम्नलिखित में से किसने इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की थी, जिसको वो भावी यानी कि फ्यूचर बॉडलियन लाइब्रेरी या फिर ईस्ट के एक ब्रिटिश संग्रहालय के रूप में देखना चाहते थे। वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, चार्ल्स वुड थे या फिर लॉर्ड माउंट बैटन थे। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने स्थापना की थी इंपीरियल लाइब्रेरी की, जिसको वो फ्यूचर में बॉडलियन लाइब्रेरी के तौर पर देखना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला इज एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट टू अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर। यानी जो तक्षशिला है उसकी एक ऐतिहासिक स्थल है हमारा, तो यूनेस्को ने उसे किस वर्ष में एक विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया? 1980 में, 1990 में, 1992 में या फिर 1978 में? तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए, आप लोग नोट कर लेना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1980 में तक्षशिला को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। कब? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवार्ड्स हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक की रक्त की रुधिर वर्णिका यानी कि हीमोग्लोबिन के प्रति अत्यधिक बंधुता होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन अच्छे से क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो आपको पता होगा, देखो हम अंदर जब इनहेल करते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं?
ऑक्सीजन, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो बाहर कौन सी जो गैस है वो उसको एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। यहाँ पर कहा गया है कि इनमें से कौन सी होगी जो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से और जल्दी से बॉन्ड बना लेगी, तो उसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि अंदर तो हम लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सही है, लेकिन जैसे कि अगर आप धुएं में जाते हो, कहीं पर धुआं है या फिर आग लगी हुई है, तो वहाँ पर लोगों का दम क्यों घुटता है? क्योंकि वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और वो हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेज़ी से बॉन्ड बना लेती है, और जब वो बॉन्ड बनाती है तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाने की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर बॉन्ड बना लेती है और हमारा दम घुटने लगता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हीमोग्लोबिन बाइंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड 200 to 300 टाइम्स मोर देन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ तो हीमोग्लोबिन बॉन्ड बनाता ही है जब हम सांस लेते हैं अंदर, बट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 200 से 300 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 200 से 300 टाइम्स ज़्यादा बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के मुकाबले। कौन? हीमोग्लोबिन, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाकर क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एंड प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग नहीं हो पाएगी हीमोग्लोबिन की, और जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम होने लगती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये होता है इसका रीज़न। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिक सोलार कलेक्टर्स। जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स होते हैं वो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं किसका? सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिक सोलार कलेक्टर्स का। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सम ऑफ द सोलार कंसंट्रेटिंग कलेक्टर्स इसेंशियली यूज फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। तो देखो जो बात यहाँ लिखी हुई है ना, उसी से मिलती जुलती बात यहाँ कही गई है। यहाँ पर कहा गया है जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सिंपल होते हैं और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक होते हैं एज अ सोलार कलेक्टर। और दूसरे स्टेटमेंट में भी यही बात कही गई है कि कुछ सोलार कंसंट्रेटिंग कलेक्टर जो होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो रीज़न यहाँ पर लिख रहा है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट होते हैं और इकोनॉमिक होते हैं, यानी दोनों हमारे स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स इज नॉन एज यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी निम्न में से किस दशक को संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में जाना जाता है? इसका पीरियड क्या होगा? 1991 टू 2000, 2001 टू 2010, या फिर 2011 टू 2020, या फिर 2021 टू 2030। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो आप लोगों को याद रखना है कि वो डिकेड जिसको यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, उसका टाइम पीरियड है 2011 टू 2020। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। ये भी आप लोग अपने पास नोट कर लीजिएगा, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज नॉट एन एलिमेंट दैट डिफाइंस ट्रू कोऑपरेटिव लर्निंग। इन चारों ऑप्शंस में से जो आपके सामने दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा ट्रू कोऑपरेटिव लर्निंग का एक उदाहरण नहीं होगा या फिर एक टाइप नहीं होगा। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। सेकंड कहता है कंपटीशन। थर्ड कहता है ग्रुप प्रोसेसिंग एंड फोर्थ कहता है कोलैबोरेटिव एंड सोशल स्किल्स, यानी सहयोगात्मक और सामाजिक कौशल। तो देखो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यहाँ पर पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस की बात हो रही है, यानी कि पॉजिटिवली अगर आप एक दूसरे पर डिपेंड होते हो तो कहीं ना कहीं कोऑपरेशन की ही बात हो रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा सही। ग्रुप प्रोसेसिंग, यहाँ पर खुद ही ग्रुप की बात आ गई, यानी कि सामूहिक रूप से संसाधित करना, तो ये भी यहाँ पर भी कोऑपरेटिव लर्निंग का यूज़ हो रहा है, कोऑपरेशन का यूज़ हो रहा है। कोलैबोरेटिव एंड सोशल स्किल्स, यहाँ पर तो खुद ही कोलैबोरेशन की बात हो गई, यानी कि कोऑपरेट करने की बात हो गई। तो ये तीनों तो हो जाएंगे सही। यहाँ पर पूछा गया था नॉट, और ये जो कंपटीशन है ये कोऑपरेटिव लर्निंग का पार्ट नहीं होता। कंपटीशन में क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है। तो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा। लेट्स मूव फर्दर। हमारा आज का जो 119 क्वेश्चन है वो कहता है
What higher order knowledge can make the difference between how well and quickly one's student learn material? यानी कौन सी हायर ऑर्डर थिंकिंग होगी या फिर हायर ऑर्डर नॉलेज होगी जो कि डिफरेंस कर सकती है किस चीज़ में? हाउ वेल कितने अच्छे से, एंड हाउ क्विकली कितनी तेज़ी से एक स्टूडेंट लर्न करता है किसी भी मटेरियल को, उसको हम क्या कहेंगे? डिक्लेरेटिव कहेंगे, रोट कहेंगे, मेटाकॉग्निशन कहेंगे या फिर प्रोसीजरल कहेंगे? तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था और इसमें देखो आपके सामने ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है किसी भी चीज़ का, आपको बेसिक पता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो देखो यहाँ डिक्लेरेशन की बात नहीं हो रही है, रोट तो बिल्कुल ही कट जाएगा, रोट की भी बात नहीं हो रही है। प्रोसीजरल, यहाँ किसी प्रोसीजर की बात नहीं हो रही है, आपको प्रोसीजर का पता नहीं लगाना है, बल्कि आपको डिफरेंस करना है कि आप कितनी तेज़ी से और कितने अच्छे से चीज़ों को सीखते हो। एक तरीके से यहाँ पर खुद को रिफ्लेक्ट किया, मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन किया जा रहा है, अपने बारे में सोचा जा रहा है कि हम कितनी तेज़ी से और कितने अच्छे से चीज़ों को सीखते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर ये देखता है कि मैं कितनी अच्छे से और कितनी तेज़ी से चीज़ों को सीखता हूँ, तो उसको हम हायर ऑर्डर नॉलेज कहेंगे और वो पार्ट होगा मेटाकॉग्निशन का, और इसको हायर ऑर्डर थिंकिंग भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मेटाकॉग्निशन। आज का 120 क्वेश्चन है, ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 यानी कि मैचिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर 4 स्टेजेस दी गई हैं। ये स्टेजेस देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये पियाजे से लिया गया क्वेश्चन है, जो जीन पियाजे हैं उनकी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी से लिया गया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पियाजे की स्टेजेस दी गई हैं और यहाँ पर दी गई हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक। देखो अगर आपको ये सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट या फॉर्मल ऑपरेशनल याद करने में या फिर मैचिंग में प्रॉब्लम होती है, आप कंफ्यूज होते हो, तो जो लिखा हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग देखिए। सेंसरी मोटर स्टेज में हम सेंसेस के थ्रू, बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है, तो जहाँ पर भी सेंस लिखा हुआ है उसको देख लीजिए। देखो सेकंड वाला जो है ये ऑप्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंसेस, यानी सेंसेस के थ्रू अगर बच्चा सीख रहा है तो वो किसका पार्ट होगा? सेंसरी मोटर का। जो कीवर्ड हैं उनको आप मैच कीजिए। दूसरी चीज़ है प्री ऑपरेशनल, इसका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। सेंसरी मोटर होता है 0 to 2, प्री ऑपरेशनल होता है 2 to 7, कंक्रीट ऑपरेशनल होता है 7 to 11 एंड फॉर्मल ऑपरेशन होता है 11 to 18 एंड सो ऑन। तो देखो जब 7 to 11, 2 to 7 एज में होता है बच्चा, यानी कि 2 से 7 साल की उम्र में होता है, वो धीरे धीरे लैंग्वेज सीखता है, बोलना सीखता है, सिंबल्स को यूज़ करना सीखता है, ऑब्जेक्ट्स को पहचानना सीखता है, चीज़ों को पहचान करना सीखता है। और यहीं पर लिख रहा है देखो, डेवलप करता है वो नॉलेज को, शुरू करता है सिंबल्स को यूज़ करना एंड रिप्रेजेंट करना ऑब्जेक्ट को। तो ये हो जाएगा हमारा 4th वाला ऑप्शन। थर्ड आता है कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल, देखो ये लिखा हुआ है कंक्रीट, तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हो। कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है कि बच्चा लॉजिकली थिंक करना सोच लेता है, मतलब सीख जाता है, लॉजिकली थिंक करना सीख जाता है कि A+B क्या होता है, या फिर 1+1 अगर 2 होते हैं तो 2+2 कितने होंगे। थोड़ा थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर आने लगती है और वो कंक्रीट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगता है। फॉर्मल ऑपरेशनल जो होता है ये हाईएस्ट है, और इसमें बच्चा क्या करता है कि बच्चा एक तरीके से हाइपोथेसिस बनाने लगता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है, वो डिडक्टिवली चीज़ों को सोचने लगता है। तो डी का हो जाएगा 3। अब देखो ए का 2 कहाँ पर है? ए का 2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो ये तो वैसे ही कट जाएंगे आपका पहले वाले से ही। और बी का हमने क्या देखा था? 4, और यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4 में बी का 4, सी का 1 और डी का 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओ सॉरी, मैंने हिंदी में तो दिखाया ही नहीं आप लोगों को, आई एम सो सॉरी। पहले मुझे हिंदी में दिखाना था, उसके बाद आंसर करना था, बट आप लोग पढ़ लेना इसको ठीक से। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू क्रिएट क्विजेस, कन्वर्सेशंस एंड सर्वेज। यानी निम्नलिखित में से कौन सा गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में? किस लिए? ताकि क्विजेस को कंडक्ट कराया जा सके, कन्वर्सेशन, सर्वेज कंडक्ट कराए जा सकें, और किस तरीके से? गेम बेस्ड तरीके से। तो वो क्या होगा? क्लास क्राफ्ट, यहाँ पर एक तरीके से ये ऐप के नाम हैं, पैडलेट, गूगल क्लासरूम या फिर कहूट। तो ये आप मार्क कर लीजिए, जो कहूट होता है वो होता है एक गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म, जिसकी मदद से आप बच्चों के लिए क्विजेस बना सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हो, वो खेल खेल में उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, सर्वे कर सकते हो। तो वो होता है आपका कहूट, जिसमें गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म के ज़रिए
आप अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंडक्ट करा सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर। आगे देखते हैं, व्हेन अ रिसर्चर डिवाइड्स द एंटायर पॉपुलेशन इन सेक्शंस इट इज़ कॉल्ड एज। ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया गया क्वेश्चन है, सैम्पलिंग से रिलेटेड। सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पर कहा गया है कि जब कोई शोधकर्ता पूरी जनसंख्या को कुछ सेक्शंस में या खंडों में बांट देता है, विभक्त कर देता है, तो उसको हम कौन सी सैम्पलिंग कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहेंगे, क्लस्टर सैम्पलिंग कहेंगे, कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहेंगे, या फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहेंगे? तो देखो, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि इसमें स्ट्रेटा बना लेते हैं हम। अगर पॉपुलेशन हेट्रोजिनस है, उसमें बच्चे भी आते हैं, विमेन भी आते हैं, मैन भी आते हैं, हेट्रोजिनस पॉपुलेशन है, तो पहले हम उसको होमोजिनस बना लेते हैं। अगर ये पूरी पॉपुलेशन है, इसमें वुमेन भी है, मैन भी है, बच्चे भी हैं, तो पहले हम इसके अलग अलग होमोजिनस ग्रुप बना लेंगे। एक ग्रुप बना लेंगे विमेन का, एक चिल्ड्रन का और एक मैन का, और उसके बाद उनसे अपना सैम्पल डिसाइड करके उनसे अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। ये तो होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि अपनी सुविधा के अनुसार हम अपना सैम्पल चूज़ करते हैं, जहाँ से हम डेटा आसानी से कलेक्ट कर सकें, ऐसा सैम्पल हम चूज़ करते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में एक हम सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं, जैसे कि पहला जो हमारी यूनिट होगी उसको हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने पहली यूनिट सेलेक्ट करी सेकंड, कि हमें क्लास में जो दूसरे नंबर पर बच्चा बैठा है उससे अपना सैम्पल कलेक्ट करना है। एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे हम एक क्या सिस्टम बना लेते हैं, जैसे कि 2 के बाद हम चौथे पर्सन से लेंगे, फिर हम छठे पर्सन से लेंगे, फिर हम जो 8वीं पोजीशन पर बैठा है बच्चा उससे लेंगे। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। 1, 3, 5 ऐसे भी चूज़ कर सकते हो आप। पहली वाली जो यूनिट होती है उसको आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो और उसके बेस पर आगे की यूनिट्स आप डिसाइड कर लेते हो। ये होता है सिस्टमैटिक तरीके से जब हम सैम्पलिंग करते हैं। और जो क्लस्टर सैम्पलिंग लिख रहा है यहाँ पर, उसमें क्या होता है, जो आपकी एंटायर पॉपुलेशन है उसमें आप कुछ सेक्शंस बना लेते हो। मान लीजिए आपको इंडिया पर, पूरे इंडिया पर स्टडी करनी है। अब पूरे इंडिया पर तो आप स्टडी कर नहीं सकते, आप क्या करोगे, जो उसके स्टेट्स हैं उनको उनमें बांट लोगे पूरी इंडिया को। अगर 28 स्टेट्स हैं तो आप 28 स्टेट्स के कुछ सेक्शंस बना लोगे और उन सेक्शंस में से अपना जो भी है सैम्पल वो डिसाइड कर लोगे। ये क्या है, ये पूरा इंडिया है और ये क्या है, इसके स्टेट्स। तो इस तरीके से आपने पूरी पॉपुलेशन को कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया और उसको हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। तो यहाँ आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, क्लस्टर सैम्पलिंग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पीपल हु हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टर्स और कॉपी एडिटर्स, आर नॉन इन मीडिया सर्किल्स एज। यानी रिपोर्टर या कॉपी एडिटर जैसे व्यक्ति जो संदेश के पारेषण या फिर संदेश को या मैसेज को एक से दूसरी जगह पहुंचाने में सहायक होते हैं, जो हमें जनसंपर्क बनाने में मदद करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कैरियर्स कहा जाता है, ट्रांसपोर्टर्स कहा जाता है, मीडिएटर्स कहा जाता है, या फिर रिले पीपल कहा जाता है। इन ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते हो और इसीलिए आपको याद रखना है कि जो लोग एक मैसेज को हमारे दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि रिपोर्टर्स जो न्यूज़ हमें देते हैं, वो लोग जो कॉपी एडिटर्स होते हैं, न्यूज़ चैनल वाले, वो सब क्या कहलाते हैं? रिले पीपल। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। याद रखना ये भी। Which of the following mass media is considered less expensive and more effective than others for educational communication of non-literates? देखो कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो यहाँ पर कहा गया है लेस एक्सपेंसिव, यानी कि जो ज़्यादा महंगा ना हो, और मोर इफेक्टिव, जो ज़्यादा इफेक्टिव हो, और एजुकेशनल कम्युनिकेशन, और क्या हो, किसके लिए हो? नॉन लिटरेट्स के लिए, यानी कि गैर शिक्षित, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके लिए सबसे कम महंगा यानी कि लेस एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन सा मास मीडिया का एग्जाम्पल होगा? टेलीविज़न होगा, रेडियो होगा, न्यूज़पेपर होगा, या फिर होगा फिल्म्स? तो यहाँ आपको सोचो आपके इसका सही आंसर क्या हो सकता है। टेलीविज़न भी महंगा होता है क्योंकि टेलीविज़न खरीदना होता है। न्यूज़पेपर होगा, फिल्म्स होगा, रेडियो होगा, या फिर होगा टेलीविज़न? यहाँ आपका सही आंसर होगा रेडियो, क्योंकि ये सबसे लेस एक्सपेंसिव होता है। अगर हम यहाँ पर न्यूज़पेपर टिक कर भी देते कि न्यूज़पेपर तो और भी सस्ता होता है, तो यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पर लिख रहा है गैर शिक्षित, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अब जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो न्यूज़पेपर तो पढ़ नहीं सकते, और टेलीविज़न और फिल्म्स एक तरीके से एक ही कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ सबसे सस्ता हो जाएगा आपका रेडियो, और इसीलिए यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आज का लास्ट क्वेश्चन है,
द मेन टाइप्स ऑफ वैलिडिटी एनकाउंटर्ड इन रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथोडोलॉजी आर, मतलब आपको वैलिडिटी के टाइप्स जो हैं वो बताने हैं जो कि रिसर्च डिज़ाइन या मेथोडोलॉजी में आते हैं। इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी या फिर स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन। तो देखो वैलिडिटी के टाइप्स हमने अभी नहीं पढ़े हैं मगर पढ़ेंगे। वैलिडिटी में इंटरनल वैलिडिटी होता है जो कि वेरिएबल्स के बीच कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब होता है जब हम चीज़ों को जनरलाइज, इसका कीवर्ड होता है जब हम चीज़ों को जनरलाइज कर पाते हैं। ये जब वैलिडिटी के टाइप्स हम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इंटरनल वैलिडिटी भी होता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी भी होता है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी होता है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब है कि अगर आप कोई टेस्ट बनाते हो, आपने 3rd क्लास के बच्चों के लिए कोई टेस्ट बनाया और उसमें आप उन्हीं बच्चों के लेवल के क्वेश्चंस रखते हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपका कंस्ट्रक्ट सही है और आपका टेस्ट होगा वैलिड। लेकिन अगर उसमें आप टफ क्वेश्चंस डाल देते हो ज्योमेट्री एटसेट्रा से रिलेटेड, तो वो जो हो जाएगा उसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी नहीं होगी। तो कंस्ट्रक्ट भी एक वैलिडिटी का टाइप है। और स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन, जब आप स्टैटिक्स का यूज़ करके अपनी रिसर्च में एक कंक्लूजन पर पहुंचते हो और आप बताते हो कि आपकी रिसर्च वैलिड होगी या नहीं, तो वो भी आपके मेथोडोलॉजी का पार्ट होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी का, और वो भी वैलिडिटी का हिस्सा हो जाएगा। और यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका A, B, C एंड D। कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, इसीलिए सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना। और अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।